हेलो 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 हेलो। हम्म। हेलो 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 हेलो। लो पंखा जी। सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं बता दीजिए तो एक बार। सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं बता दीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए तो सही से दिख रहा है या नहीं। उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक जो हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चैप्टर है आज का नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में चैप्टर 5 को पढ़ा था। आज हम चैप्टर 4 यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए हम लेखक परिचय और पाठ परिचय को भी देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म की अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में
1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म? 1907 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ कहाँ था? हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद दुबे का जन्म आरत, कहाँ पे? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। 1 मिनट। आपसे अगर पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कितना ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे कि द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। द्विवेदी जी की अगर हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं, द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं अगर हम द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें, तो द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं में हैं अशोक के फूल। अशोक के फूल क्या है? अशोक के फूल। दूसरा है कल्पलता। दूसरा क्या है? कल्पलता। अगर हम बात करें, तो दूसरा है कल्पलता। तीसरा है विचार और वितर्क। तीसरा है विचार और वितर्क। तीसरा क्या है? विचार और वितर्क। अगर चौथा की अगर हम बात करें, तो चौथा है कूटज। चौथा क्या है? कूटज। अगला है विचार प्रवाह। अगला क्या है? विचार प्रवाह। अगला क्या है? विचार प्रवाह। अगर हम उससे आगे बात करें, तो आगे है आलोक पर्व। आलोक पर्व। आगे है आगे है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। आगे है प्राचीन भारत के
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला क्या है? आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर हम इससे अगर हम आगे बात करें तो आगे है चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख। आगे है पुनर्नवा। आगे है अनाम दास का पोथा आदि। ये सब क्या था? तो ये सब प्रमुख रचनाएं, द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। अगर हम अब उपन्यास की बात करें तो द्विवेदी जी की अगर हम उपन्यास की बात करें तो द्विवेदी जी के अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में है, उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में पहला है सुर साहित्य। पहला क्या है? सुर साहित्य। दूसरा है कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। दूसरा क्या है? कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगर हम इससे आगे की बात करें तो आगे है नाथ संप्रदाय। आगे है कालिदास की लालित योजना। क्या है? कालिदास की लालित योजना। अगर हम इससे आगे की बात करें तो आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सब जो हम देख रहे हैं ये है द्विवेदी जी की उपन्यास। क्या है? द्विवेदी जी के उपन्यास। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। अगर हम इससे आगे की बात करें तो अब हम हिंदी साहित्य को में अगर देखें तो हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो अगर हम हिंदी साहित्य को अगर देखें तो द्विवेदी जी की तो पहला है उद्भव और विकास। उद्भव और विकास। पहला क्या है? उद्भव और विकास। पहला है उद्भव और विकास। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है संदेश राशक।
संदेश राशक। दूसरा क्या है? संदेश राशक। अगर तीसरा की बात करें तो हम तीसरा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तीसरा क्या है? पृथ्वीराज रासो। चौथा है नाथ सिद्धों की बानियाँ। नाथ सिद्धों की बानियाँ क्या है? नाथ सिद्धों की बानियाँ। लास्ट है विश्व भारती। विश्व भारती। विश्व भारती शांति निकेतन। हमने हिंदी साहित्य को देखा। अब हम आगे देखते हैं तो द्विवेदी जी को भारत सरकार के द्वारा द्विवेदी जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप बोलेंगे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगर हम आगे देखें तो द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि मिली थी? डी लिट की उपाधि मिली थी। द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? डी लिट की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि? तो आप बोलेंगे डी लिट की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली थी? तो डी लिट की उपाधि मिली थी। हम अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। आज हमने शुरू किया नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर हम विधा की बात करें तो विधा है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। विधा क्या है? ललित निबंध। हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर हम जन्म की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में।
अगर द्विवेदी जी की हम प्रमुख रचनाएं को देखें तो प्रमुख रचनाएं में पहला है अशोक के फूल। पहला क्या है? अशोक के फूल। पहला है अशोक के फूल। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है कल्पलता। दूसरा है कल्पलता। तीसरा है विचार और वितर्क। तीसरा क्या है? विचार और वितर्क। तीसरा है विचार और वितर्क। चौथा है कुटज। चौथा क्या है? कुटज। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा है कुटज। और पांचवा है विचार प्रवाह। पांचवा क्या है? विचार प्रवाह। पांचवा की अगर हम बात करें तो पांचवा है विचार प्रवाह। अगर हम छठा की बात करें तो छठा है आलोक पर्व। आलोक पर्व। अगला है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उससे अगला है वान भट्ट की आत्मकथा। वान भट्ट की आत्मकथा। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं में हम अगर देखें तो ये क्या है? वान भट्ट की आत्मकथा। आगे है चारु चंद्र लेख। चारु चंद्र लेख। आगे है क्या है? चारु चंद्र लेख। अगर हम उससे आगे की बात करें तो उससे आगे है पूर्णनवा। पूर्णनवा। उससे आगे है अनाम दास का पोथा आदि। हमने द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं को देखा। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। अगर हम प्रमुख रचनाएं में देखें तो पहला है अशोक के फूल। दूसरा है कल्पलता। तीसरा है विचार और वितर्क। चौथा है कूट। पांचवा विचार प्रवाह। और छठा है आलोक पर्व। सातवां है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्राचीन भारत के अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसके रचनाएं हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है वान भट्ट की आत्मकथा। चारु चंद्र लेख, पूर्णनवा और अनाम दास का पोथा आदि। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं को देखा। अब हम प्रमुख उपन्यास को देखते हैं। उपन्यास में अगर हम पहला देखें तो पहला है सूर साहित्य। पहला क्या है? सूर साहित्य। दूसरा है कबीर मध्यकालीन विनोद का स्वरूप। कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्या है? कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्या है? कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला है नाथ संप्रदाय। अगला क्या है? नाथ संप्रदाय। अगर हम अगला की बात करें तो अगला है नाथ संप्रदाय। अगर हम उससे आगे देखें तो आगे है कालिदास की लालित योजना। क्या है? कालिदास की लालित योजना। ये सब क्या है? प्रमुख उपन्यास है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि कालिदास की लालित योजना किसकी उपन्यास है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर हम उससे आगे देखें तो आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका। उससे आगे हम देखें तो क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। हमने उपन्यास को देखा एक बार हम उपन्यास को फिर से देख लेते हैं कि काहे कि उपन्यास और प्रमुख रचनाएं में से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि उपन्यास को हमने देखा। उपन्यास था क्या? सूर साहित्य। पहला था सूर साहित्य। दूसरा है कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तीसरा है नाथ संप्रदाय। पांचवा है कालिदास की लालित योजना। कालिदास की लालित योजना। अगर उससे आगे हम बात करें तो आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। उससे आगे क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर हम आगे देखें तो आगे है हिंदी साहित्य का भूमिका। हमने रचनाएं को देखा और हमने प्रमुख उपन्यास को देखा। अब हम हिंदी साहित्य को देखते हैं। हिंदी साहित्य को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में है उद्भव और विकास। उद्भव और विकास। अगर उद्भव और विकास ये क्या है? तो हिंदी साहित्य है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि उद्भव और विकास क्या है तो हिंदी साहित्य है। अगला है संदेश रासक। संदेश रासक। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। नाथ
सिंधो, नाथ सिंधो। और उससे आगे हम देखें तो नाथ सिंधो की बानियाँ, नाथ सिंधो की बानियाँ। आगे है विश्व भारती यानी शांति निकेतन, विश्व भारती यानी शांति निकेतन। हमने प्रमुख रचनाएं को देखा, प्रमुख उपन्यास को देखा, हिंदी साहित्य को देखा। अब हम देखते हैं द्विवेदी जी के कुछ, द्विवेदी जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था द्विवेदी जी को? पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, अगर द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली थी, किसकी उपाधि मिली थी? तो डी लिट की उपाधि मिली थी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली थी? तो वह मिली थी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। अब हम इससे आगे देखते हैं, इससे हम, हाँ, अगर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की अगर विधा आपसे पूछा जाए तो इस पाठ की विधा क्या है? तो इस पाठ की विधा है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा क्या है? ललित निबंध। अगर इसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर आपसे पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिली थी, तो कौन सी उपाधि मिली थी और किस विश्वविद्यालय से, तो डी लिट की उपाधि मिली थी किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो पद्म भूषण से। किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे बरादनीय जीव कौन होता है? बरादनीय जीव कौन होता है? अल्पग पिता, अल्पग पिता, अल्पग पिता बरादनीय जीव होता है। अल्पग पिता बरादनीय जीव, दयनीय जीव होता है। क्या होता है? अल्पग पिता जो होते हैं वह बड़ा दयनीय जीव होते हैं। कैसा होते हैं? बड़ा दयनीय जीव। अगर हम उससे आगे देखें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा? नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न छोटी बच्ची ने पूछा था। छोटी बच्ची ने पूछा था। आप छोटी बच्ची कह सकते हैं या छोटी लड़की ने पूछा था। छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो आप बोलेंगे निर्लज अपराधी नाखून को कहा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा। किसको कहा था? नाखून को कहा था। द्विवेदी जी ने
निर्लज अपराधी किसको कहा? तो नाखून को कहा। किसको? नाखून को कहा था। अगर हम आगे देखें तो राम जी के वानर सेना के पास, राम जी के वानर सेना के पास कैसा हथियार था? तो पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। वृक्ष की डाल। डाल जैसे हथियार थे। कैसा हथियार था? राम जी के वानर सेना के पास अगर आपसे पूछा जाए कि राम जी के वानर सेना के पास कैसा हथियार था, तो राम जी के वानर सेना के पास पत्थर के ढेले और वृक्ष के डाल की जैसी हथियार था। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि के हड्डी से बना था? वज्र दधीची मुनि के हड्डी से बना था। किसके हड्डी से बना था? तो दधीची मुनि के हड्डी से। किसकी हड्डी से? दधीची मुनि के हड्डी से बना था। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किसके हड्डी से बना था? तो दधीची मुनि के हड्डी से बना था। आगे हम देखेंगे असुरों के पास क्या नहीं थे? असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े। लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। नखधर मनुष्य यानी नख रखने यानी नाखून रखने वाला मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो वह एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। कमबख्त
कमबख्त नाखून रोज बढ़ जाते हैं क्योंकि वह अंधे हैं। क्या है? अंधे हैं। कमबख्त नाखून रोज बढ़ जाते हैं क्योंकि वह अंधे हैं। क्या है? अंधे हैं। आगे हम देखेंगे आर्यों के पास विद्या और अस्त्र थे। विद्या और आर्यों के पास अस्त्र और विद्या थे। क्या थे? अस्त्र और विद्या। आगे हम देखेंगे मनुष्य की महिमा को अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं सूचित करता है। कौन करता है? तो अभ्यास और सूचित करता। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं। मनुष्य की महिमा को अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं सूचित करता है। मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसकी उक्ति है? तो यह है गौतम बुद्ध की। देखता है। यह उक्ति गौतम बुद्ध की है। किसकी है? तो गौतम बुद्ध की है। यह उक्ति जो है किसकी है? तो यह उक्ति है गौतम बुद्ध की। आगे हम देखें अगर तो सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब नए खराब। सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति
यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति कालिदास जी की है। कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। यह उक्ति जो है वह कालिदास जी की है। अगर हम द्विवेदी जी के अगर हम निधन की बात करें तो द्विवेदी जी का निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी का निधन कहाँ पे हुआ था, तो वह हुआ था दिल्ली में। कितना ईस्वी में? 1979 ईस्वी में। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती? बंदरिया। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता जो होता है वह बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता जो होते हैं वह बड़ा दयनीय जीव होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था? तो यह प्रश्न जो पूछा था वह छोटी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था। किससे? लेखक जी से पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। द्विवेदी जी जो निर्लज अपराधी कहे हैं वह किसको कहे हैं? तो वह कहे हैं नाखून को। नाखून को द्विवेदी जी निर्लज अपराधी कहा है। राम जी के वानर सेना के पास, राम जी जो लंका जा रहे थे तो उसके वानर सेना के पास किस प्रकार के अस्त्र थे? तो वह थे पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। राम जी के वानर सेना के पास किस प्रकार के अस्त्र थे? तो वह थे पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। किस प्रकार का अस्त्र थे? तो वह थे पत्थर के ढेले और वृक्ष के डाल। द्विवेदी जी का अगर हम निधन की बात करें तो द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था, द्विवेदी जी की अगर हम निधन की बात करें तो द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1979 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1979 ईस्वी में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वह कहाँ हुआ था और कितना ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1979 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? तो वह हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था तो वह हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में। और जो निधन हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था? 1979 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1979 ईस्वी में। द्विवेदी जी का निधन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दिल्ली में। कितना ईस्वी में? 1979 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि देवताओं के राजा इंद्र का वज्र दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। देवताओं के राजा जो थे वह इंद्र, उसका जो बना था कौन चीज़? वज्र। देवताओं के राजा के वज्र जो बने थे वह किससे बना था? तो वह बना था दधीचि मुनि के हड्डी से। किससे? दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। देवताओं के राजा जो थे इंद्र, और उसके 1 मिनट लाइन कट गया।
उत्तीस में नहीं। हमने फिर से एक बार हम देख लेते हैं, लाइट कट गया था थोड़ा। सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता जो होते हैं वह बड़ा दयनीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं अल्पज्ञ पिता? तो वह बड़ा दयनीय जीव होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो पूछा था वह छोटी लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न किसने पूछा था? तो यह प्रश्न जो पूछा था लेखक से, यानी आप कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से यह प्रश्न जो पूछा था, तो यह पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लड़की ने, छोटी लड़की ने। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो वह कहा है नाखून को। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो वह कहा है नाखून को। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। राम जी के वानर सेना के पास पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल थी। राम जी के वानर सेना जो जा रहे थे कहाँ पे? लंका। तो उसके पास हथियार के रूप में क्या था? तो वह पत्थर के ढेले और वृक्ष की डाल। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी जी का निधन कब हुआ, तो आप बोलेंगे द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वह 1979 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1979 ईस्वी को। कहाँ पे? दिल्ली में। द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1979 ईस्वी में, दिल्ली में। कहाँ पे? 1979 ईस्वी को दिल्ली में। आगे हम देखेंगे देवताओं के राजा इंद्र। देवताओं के राजा जो थे इंद्र, उसके वज्र दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। उसके वज्र जो बना था वह बना था किससे? तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। और देवताओं के राजा इंद्र के जो वज्र जो बना था वह बना था दधीचि मुनि के हड्डी से। असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। असुर जो थे उसके पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नखधर यानी नख रखने वाला, यानी नाखून रखने वाला मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो वह है एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो वह है एटम बम पर। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो वह है एटम बम पर। कमबख्त नाखून रोज बढ़ जाते हैं। कमबख्त नाखून रोज बढ़ जाते हैं क्योंकि वह अंधा है। कमबख्त नाखून रोज बढ़ जाते हैं क्योंकि वह अंधा है। क्या है? अंधा है। आगे हम देखेंगे आर्यों के पास विद्या और अस्त्र थे। आर्य जो थे उसके पास विद्या और अस्त्र थे। आर्यों के पास क्या थे? तो विद्या और अस्त्र थे। मनुष्य की महिमा को अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं सूचित करता है। मनुष्य की जो महिमा होती है उस महिमा को जो अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं सूचित करता है। मनुष्य की महिमा को अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं सूचित करता है। मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सब के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। सहानुभूति के साथ देखता। यह उक्ति किसकी है? मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसने कहा था? तो आप बोलेंगे यह गौतम बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह पंक्ति, यह उक्ति किसकी है? तो आप बोलेंगे गौतम बुद्ध जी की है। गौतम बुद्ध की है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? तो आप बोलेंगे कालिदास की। किसकी? कालिदास की। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वह है कालिदास की। किसकी? कालिदास की। तो आज हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इस हमने पूरी अच्छी तरह से समझा, पढ़ा, देखा।
अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। आज के क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।